हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को कहीं ना कहीं पता है कि सीटेट जुलाई 2024 को लेकर जो है यह एनसीईआरटी सीरीज चलाए जा रहे हैं। प्यारे साथी, आप जुलाई 2024 में सीटेट का एग्जाम देने वाले हो या फिर 25 या फिर 26 में देने वाले हैं, यह एनसीईआरटी तो आपका वही होगा। इस एनसीईआरटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, सभी एग्जाम में जो है एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंट होने लगा है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सीटेट एग्जाम और शिक्षक भर्ती एग्जाम जो कि आपका टीआरई 3 और 4 होने वाला है फिलहाल, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमारे लिए क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हम आपको वही चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट का हम यह क्लासेस लेकर डेली आते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस क्लास को जरूर सुनिए, देखिए। इससे बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट होगा और आपको जो एनसीईआरटी से डर लगता है, इससे डर निकल जाएगा। ठीक है, कहानी के माध्यम से हम लोग सब कुछ समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। आज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आपको दिख रहा होगा साथियों। आज जो हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे, वो है आपका, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा चीज, हाँ, वो है आपका राजा, राजा राजा और राज्य, राज्य और एक प्रांतीय जो है आपका प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, थोड़ा सा हम पिछले वाले क्लास को रिकॉल कर दे ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिएगा, हम लोग जब क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यह जानने का कोशिश किया है क्लास 6 के बुक से कि कोई भी राजा या फिर हम कह ले कोई भी राज्य, कोई भी मानव, कोई भी समाज कैसे बना, क्यों बना, और हमारा जो है इसके साक्ष्य हमें कैसे मिलते हैं, ये हम लोग जानने का कोशिश किए थे। फिर हम नेक्स्ट वाले सेशन में यह जानने का कोशिश किए थे कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे वो क्या थे। तो वो पहले अपना भोजन जो है दूसरे पर निर्भर करते थे, ठीक है। वो क्या थे, घुमंतु किस्म के प्राणी थे, ठीक है, आखेटों के पर जो है वो निर्भर थे। अब वो क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़े थे कि अब जो है वह भंडारक हो गए हैं। अब जो है वो जंगलों में जो है निवास एक जगह पे करने लगे हैं। और उसके बाद हम लोग आगे जब नेक्स्ट वाले चैप्टर पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि आरंभिक नगर का जो है विकास हो गया था, जिसमें हम देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कुछ और पढ़े थे, जिसमें हम पढ़े थे कि एक कबीले का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब कबीला, शुरू में जो लोग हैं घुमंतु किस्म के प्राणी है, अब वो जब एक जगह रहने लगे हैं, जब वो कृषि करने लगे हैं, पशुपालन करने लगे हैं, जब वो अपने परिवार का पहचान करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब वो क्या करेंगे, एक जगह रहेंगे और एक जगह रहने के लिए कोई ना कोई प्रमुख लीडर के रूप में भी बनेगा, जिसको हम राजा आगे चलकर देखेंगे, राजा कहेंगे। साथियों, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब आर्य भारत आते हैं, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे कबीले में रहते हैं। उस कबीले का भी एक प्रमुख होता था, जिसको सरदार कहा जाता था, ठीक है, जिसको ग्राम कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज के सेशन में कि अब ग्राम से, जो आज का सेशन है, हम ध्यान से सुनिएगा, इसमें पढ़ेंगे ग्राम से जन कैसे बना, जन से जनपद कैसे बना, और जनपद से महाजनपद की कहानी क्या है। यह क्लास आज के इस सेशन में समझने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे संपूर्ण इतिहास में अगर आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे ना, तो आपको मजा आएगा और चीजें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस चैप्टर को, इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में और आपका जो है चैट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग शासक कैसे बने, ये अपना जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि शासक जो है, पहले तो शासक नहीं थे। पहले जो है मनुष्य, अर्ली मैन जो थे, आदि मानव, वो क्या थे, एक घुमंतु किस्म के प्राणी थे। तो अचानक उनके मन में ऐसा कैसे आया कि हम जो है कोई शासक भी बनाते हैं, हम जो है राजा राजा खेलते हैं, ऐसा किसी के मन में आया होगा तभी तो इसी को हम आज समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब आर्य भारत आ रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब आर्य जो है
भारत आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग कबीलों में बट जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कबीलों में बट रहे हैं। इन कबीलों का जो है प्रमुख, उसको हम क्या कहते थे, तो इसको हम मुखिया कहते थे, ग्राम कहते थे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अब जो ये कबीला है, ये कबीला धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग जो है ये कबीला एक हो गया, जो अलग अलग है ये धीरे धीरे एक हो रहा है, ठीक है। ये सभी कबीला जो है धीरे धीरे एक ग्रुप बना रहा है, और यही ग्रुप बनकर क्या बन गया साथियों, तो जन बन गया, ठीक है। अब जब जन बन गया है तो उसमें बहुत सारे जन हैं, क्योंकि जन का मतलब तो लोग होता है, तो जन जो है बहुत सारे लोग हैं। अब इन लोगों का नेतृत्व करने के लिए अब इन लोगों पर एक नियम, एक कानून होना चाहिए, जिसके लिए जो है एक राजा का जरूरत पड़ेगा हमें, जो कि हम लोग यहाँ समझेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलो आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे देखिएगा, हमारे लिए जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। अभी हम आपको बताया ना कि जब जन लोग हैं, जब जनता है, तो जनता के नेतृत्व करने के लिए कोई ना कोई लीडर होना चाहिए, तो ये लीडर बनाए जा रहे हैं राजा। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए गए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी यह भी पढ़ेंगे कि जब आर्य आए थे ना, तो साथियों आर्य जब आए थे तो आर्य क्या किए थे, उस समय बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ था, जिसमें हम कल के सेशन में पढ़े हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 प्रकार के हमारे वेदों का उच्चारण किया गया था। और इस वेदों में बहुत सारे कर्म कांड जो है लिखे गए थे। इस वेद अगर बात की जाए तो इसी वेद में जो है वर्ण व्यवस्था भी लागू किया गया था, ठीक है ना। तो इसी में आपको जो है राजा हो गया, इसका जो है पद बांटा गया था, पुरोहित जो है अलग पद बांटा गया था। अब इस राजा को राजा कैसे बनाया जाए, इसका भी वर्ण जो जो कर्म कांड है यह आपको इन्हीं वेदों में मिलते हैं। क्लियर है? तो चलो यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा, अश्वमेध यज्ञ, यह क्या होता है, इसको समझिएगा। किसी भी अगर राज्य के कोई राजा है, उसको शक्तिशाली बनना है, उसको चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य विस्तार करना है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ कराना होता था। यह अश्वमेध यज्ञ है क्या, सुनिएगा थोड़ा सा इसको, एक मिनट। अश्वमेध यज्ञ क्या है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, यह जो इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को क्या है, तो देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए, मतलब घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोक दिया तो वहां अश्वमेध यज्ञ जो है करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। हम सीधा सीधी आपको कहानी बता देते हैं, इतना ही आपको परेशान नहीं होना। देखो, अश्वमेध जो यज्ञ है, इस यज्ञ को वह शासक करवाता था जिसको उस पूरे भारत के साम्राज्य में जो है सबसे शक्तिशाली अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था, ठीक है। अगर वह शासक जो है अपने राज्य से जिस क्षेत्र में घोड़े को छोड़ देता था, जिस दिशा में, उस दिशा से जितना भी राज्य आ रहा है, जितना भी क्षेत्र क्रॉस कर रहा है वो घोड़ा, वो सारे जो क्षेत्र हैं, यह वह राजा का हो जाएगा जिसने यह कार्य करवा रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई बीच रास्ते में, बीच मार्ग में कोई दूसरे राज्य का शासक उस घोड़े को, उस अश्व को रोक देता है, तो ध्यान दीजिएगा, उस राजा के द्वारा ऐसा माना जाता है कि यह मुझसे युद्ध करना चाहता है, यह मेरे अश्वमेध यज्ञ को क्या कर रहा है, रोक रहा है, अर्थात इससे युद्ध किया जाएगा। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति नहीं रोकता है तब क्या होगा, तो नहीं, अगर कोई व्यक्ति रोक रहा है दूसरे राज्य का शासक, तो यह माना जाता है उस शासक के द्वारा कि उसको मेरी स्वाधीनता स्वीकार है, वह शासक, वह राज्य मेरे अंडर में रहना चाहता है। क्लियर है? इसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, ठीक है। और यह जो अश्व है, यह जितने राज्यों तक, जितने क्षेत्रों तक भ्रमित करता हुआ घूमकर पहुंचता है, वो सारे के सारे क्षेत्र जो है यह राजा का हो गया। ये आपको याद रखना है। इसी को हम कहते हैं साथी क्या, तो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। जो कि एक शक्तिशाली शासक का यह क्या था, बल बढ़ाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, ठीक है। जितने भी शासक होते थे जो इसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर रहा है, उन सभी शासक को जो है इनमें आमंत्रित किया जाता था। यह एक विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। हम आपको बताया ना कि अभी का जो समय है यह क्या है, तो पुरोहितों का समय है।
ठीक है। अभी जो है आपका भारतीय संस्कृति का उदय हो रहा है और यहाँ पे आर्यों का वर्चस्व कायम है, ठीक है। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए क्या करते थे, तो उपहार भी लाते थे। ये सारी जानकारी आपको अश्वमेध के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। यही होता है अश्वमेध, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी को पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम सभी को पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। देखिए उन सभी आयोजकों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या फिर बाग की जो खाल होती थी, विशेषकर आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में महाराजा जो है, राजा जो है, इसका सारथी उसका सहचर होता था। और राजा के अवसर पर जो है वह राजा, एक मिनट, चलिए, हाँ, ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। वह राजा के लिए जो है विजय तथा गुणों की गान करता था। राजा के संग संबंधित खासकर उनकी रानी और उसके पुत्र जो है छोटे छोटे अनुष्ठान भी किया करते थे इस अवसर पर, जो कि ये आपके महत्वपूर्ण नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, और क्या महत्वपूर्ण है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अब है वर्ण व्यवस्था। ये जो है अपने एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप जब स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो यही वर्ण व्यवस्था आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यह क्लास एनसीईआरटी का है, 6 का, ठीक है। तो हम लोग को जो है यहाँ पे ज्ञान अर्जित करना है, उसी लेवल का करना है, ठीक है। जब आगे स्टैंडर्ड बुक की बात आएगी तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। अभी 6 के लेवल का हम किताब पढ़ रहे हैं, तो हम उसी लेवल की जानकारी को भी समझेंगे। क्लियर है? चलो, वर्ण क्या है, देखो। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में जो कि कई ग्रंथ रचे गए थे। हम आपको कल की क्लास में ये चीज बताए हैं, आप अगर नहीं देखें तो प्लीज जाकर देखिए, ठीक है। सारा कुछ बताए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के बाद कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाने लगे थे, ठीक है। और इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ जो है इसमें शामिल था। इस ग्रंथों में पुरोहितों द्वारा रचित इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई थी। हम आपको बताया ना, ये जो ग्रंथ है ये किसी भी ईश्वर के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। यह ग्रंथ उसी मानव के द्वारा लिखा गया है जो मानव अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया था, याद रखिएगा। और आज के समय में भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर्मकांड जो है हमारे देश में, हमारे जो है क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अभी भी कायम है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। हम लोग एक एजुकेटेड पर्सन है, तो इन चीज़ों को हम लोग को सही और गलत में मायने देखना होगा, ठीक है। इन चीज़ों को देखना होगा। देखिए हम पढ़ते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसमें ईश्वर के जो है अंश है, ईश्वर के द्वारा उसके उपदेश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो जितने भी ग्रंथ है ये मानवों के द्वारा लिखे गए हैं साथियों। और ये मानव कौन है? यह बाहरी लोग हैं, अर्थात आर्य लोग हैं, जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है। इसको समझिएगा आप लोग जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे हम और क्या बात करेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वही कुछ कृषक और व्यापारी जो है ये धनवान थे, ठीक है। दूसरी और पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और आपका शिकारी, भोजन संग्राहक जो है यह निर्धन थे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति जो है यह धनवान है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पे निर्धन है। ये आपको क्या पता चल रहा है? सामाजिक कुरीति आपको यहाँ पे पता चल रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। आगे और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देखो एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है आप लोग यहाँ खुद देखिए। देखिए पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। किसने किया भाई? किसने किया? आज के समय में देखिए आप लोग, अभी चुनाव का समय है देश में, और ये जो है व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधी ये लाइन दिख रहा है कि किसने किया है वर्ण व्यवस्था, किसने किया है? ईश्वर ने किया क्या? नहीं। किसने किया है? तो पुरोहितों ने किया है, साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है आपका। चलो और आपके लिए महत्वपूर्ण है जो हम लोग समझते हैं। पहला पहला वर्ण ब्राह्मण था, बहुत अच्छी बात। जो बुक लिख रहा है वो तो अपने आप को श्रेष्ठ लिखेगा ही। अब मान कर चलिए आपको कोई बुक लिखने का अवसर मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको कोई कार्य करने का अवसर मिल जाए जिसमें हर व्यक्ति को दर्शाना है और साथ में अपने बारे में भी आपको दर्शाना है, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को श्रेष्ठ उसमें रखा जाएगा, ठीक है। आगे बात हैं। उनका काम वेदों का अध्ययन
अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलते थे। ठीक है, उपहार, उपहार का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि आज भी उपहार मिल रहे हैं। उपहार के रूप में वो बड़े बड़े जो है पांडा पंडित बन रहे हैं, उपहार के रूप में वो उनको जेड प्लस की सुरक्षा तक मिलने लगा है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि उपहार का स्वरूप क्या था। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। दूसरा स्थान शासक का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, ये क्षत्रिय थे, जो कि इनकी क्या था, इनको क्या कहा गया है कि इनका जो है जनता का सेवा करना अर्थात जनता की रक्षा करना था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या फिर हम कह लें वैश्य आते थे, जिसमें कृषक पशुपालक व्यापारी आते थे। और क्षत्रिय वैश्य दोनों ही क्या थे, यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था इनको, क्षत्रिय को भी प्राप्त था और वैश्य को भी प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान जिसका था उसका कौन था, तो शूद्र था। ठीक है, इसका जब जो है सबसे दयनीय स्थिति था। ठीक है, इसका काम अन तीनों वर्गों की सेवा करना था। देखो कितना मुश्किल की बात है। यह किसने किया, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ना, पुरोहितों के द्वारा चार वर्ग विभाजन किया गया है। तो भाई ये क्यों ऐसा किया गया था, आप सोचिए। यहाँ पे प्लीज आप लोग ऐसा नहीं समझने का है कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी का नहीं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पढ़ने जब आए हैं तो सही और गलत को पहचान करना है, क्योंकि हम सब एक शिक्षक के फील्ड में हैं। तो जब भी हम किसी को पढ़ाएं तो ये चीज को हम सही से आगे बढ़ाएं, तभी तो अपना समाज, अपना राज्य, अपना देश बेहतर होगा ना। तो इन चीज को समझ के पढ़ना है, ना कि कोई जाति विशेष को ध्यान में रख के पढ़ना है। क्लियर है, हम आपको ये चीज बता दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कई अनुष्ठान करने का अधिकार भी जो है नहीं प्राप्त था। साथ ही साथ औरत की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, औरतों की जो स्थिति है यह भी आपको शूद्रों के समान माना गया है। महिला तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। सारे बात ये कब की हम घटना की अगर बात कर रहे हैं तो साथियों ये आपका ऋग्वैदिक काल की बात की जा रही है। कब की, ऋग्वैदिक काल। आपको बता दें जब आर्य भारत आए थे उसको हम लोग दो खंडों में पढ़ते हैं, एक आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, चलिए हम लोग उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ेंगे, अभी ऋग वैदिक काल को हम लोग समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण है जिसको समझ लेते हैं। देखोगे, देखिएगा, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखिए देखिए यहाँ साफ साफ कह रहा है भाई, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि पुरोहितों का जो, पुरोहितों के अनुसार और किसी के अनुसार नहीं। अब बताइए, ये एनसीईआरटी कोई देश का सबसे बड़ा संस्था है भाई, देश का सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं सबसे प्रमाणित पुस्तक है। ये इस बात को दर्शा रही है कि ये सारे के सारे काम जो है किसके द्वारा किए गए हैं भाई, तो पुरोहितों के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, चलो आगे कुछ महत्वपूर्ण अपने लिए नहीं है, चलो इसको आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग जनपद पे आ गए हैं। ठीक है, जन के बारे में समझ गए, जन के बारे में समझ गए हैं ना, जन के बारे में समझ गए कि शुरू में जन बना किस प्रकार के। और अब हम लोग जनपद पे बात करेंगे। देखो जनपद, जनपद क्या है, जनपद देखते हैं। महायज्ञ को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर क्या बन गया भाई, तो जनपद के राजा हो गया। क्योंकि क्लास के शुरू में ही हम आपको ये सारे बात समझा चुके हैं। ठीक है, अब जो है जन का राजा नहीं बल्कि जनपद का राजा बन गया। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन से के बसने की जगह। ठीक है, हाँ आपको सारा बात शुरू में बता चुके हैं कि सबसे पहले कबीला बना, कबीला में अलग अलग लोग रहने लगे। उन लोगों का एक जो है लीडर के रूप में एक एक व्यक्ति का चयन किया गया। फिर वो कबीला, बहुत सारे जो कबीला था एक समूह में, एक ग्रुप में बन गया जिसको जनपद कहने लगे। और जितने भी उस समूह के लोग थे उसमें से एक व्यक्ति को राजा बना दिया गया है। जो कि ये सारे बात हम आपको बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझिएगा। पुरातात्विदों ने इन जनपदों की जो कई बस्तियां की खुदाई की है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है वो बस्तियों को आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली, दिल्ली में पुराना किला ये आपका जनपद के जो है साक्ष्य मिलता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास आपका अंतरिक्ष खेरा, इन सभी में क्या है तो प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तथा यहाँ के लोग जो है चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना इत्यादि
फसलों का क्या है तो उत्पादन भी किया करते थे। क्लियर है, ये सारे बात आपको पता चल गया। जनपद के लोग किस प्रकार से रहते हैं, कहाँ पे इनका साक्ष्य मिलता है, किस प्रकार के फसल को उपजाते थे, ये सारे बात आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट है जिस पे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक आपको मिट्टी का जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बर्तन कटोरी दिख रहा होगा। ठीक है, ये कटोरी क्या है देखिएगा। इन पुरा स्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें हम चित्रित धूसर कहते हैं, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह बर्तन जो है, इस पे बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी और यह चित्रकारी जो है आपका चित्रित क्या कहा गया है तो चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह धूसर पात्र जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूसर पात्र आते थे, जैसे आज के समय में हम थाली कटोरा गिलास सब ले सकते हैं। ठीक है, इसकी आकृति की बात की जाए तो यह आपका ज्यामिति आकृति का था। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एमसीक्यूज में। पूछ देगा कि क्या पूछेगा, चित्रित धांसु जो धूसर पात्र है इसकी आकृति किस प्रकार से थी, तो आपको याद रखना है ज्यामिति। ठीक है, यह बर्तन जो है, यह बर्तन जो है विशेष प्रकार के जो बर्तन है इस पर चित्र किस प्रकार के होते थे, तो ये सारे बात आपको याद रखना है। चलो, हम जनपद समझ गए हैं, अब हम समझेंगे महाजनपद। साथियों अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाजनपद के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहता है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। देखो, समय के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं तो समय के अकॉर्डिंग जो है आपका जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता है। ये सबको पता है कि जब शुरुआत में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वो कुछ नहीं था। फिर हम लोग क्रम के अनुसार देखते गए कि धीरे धीरे जो है आपका जो है अलग अलग जीवों का विकास हुआ। फिर हम लोग देखें कि प्रारंभिक मनुष्य का विकास हुआ और उस मनुष्य के बाद धीरे धीरे हम लोग देखें पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये अलग अलग क्रम के आधार पर हम लोग देखें कि मनुष्य जो है यह विकास करते गए। उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि जन बना, जनपद बना, महाजनपद भी बना। तो जाहिर सी बात है कि समय के अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो इस क्रम में जो है आपको जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उसके नाम भी परिवर्तन होंगे, उसके नियम भी परिवर्तन होंगे और उसके कार्य करने की तरीका भी परिवर्तन होगा। क्लियर है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। ठीक है, सभी महाजनपद की एक, अब जाहिर सी बात है भाई कि जब वहां पे राजा बैठ रहा है, वहां पे जब राजा बैठ रहा है तो उसकी राजधानी होगी ही ना, बिल्कुल होगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, होती थी कई राजधानी में। ठीक है, किलेबंदी की अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की दीवार बनाई जाती थी, जो कि महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। ठीक है, हम सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। चलो और क्या है अपने को जानना, देखो ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर से अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया है तो इन किलों का निर्माण किया है। बिल्कुल सही है, किलों का निर्माण क्यों किया जाता है, किलेबंदी क्यों किया जाता है कि उनका जो राज्य है वो राज्य क्या हो, सुरक्षित हो, उसमें कहीं बाहरी आक्रमण ना हो, इसीलिए ना किलेबंदी की जाती है। तो बिल्कुल सही है। कुछ राजा अपनी राजधानी चारों ओर विशाल विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर कर अपनी समृद्धता को दर्शाते थे। तो ये भी 100% सही है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको मैप के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको यह है महत्वपूर्ण जनपद है और महाजनपद और उसके नगर जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हो गया, यहाँ पे आपका कुरुक्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपका ये आपका वैशाली वज्जी संघ हो गया, इस प्रकार से आपका राजगृह हो गया, मतलब सारे अंग हो गए। ये जितने भी उज्जैन हैं, ये जितने भी आपका है सारे के सारे यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आप लोग पीडीएफ को लेकर अच्छे से देखिएगा, यहाँ शायद आपको धुंधला दिख रहा होगा। एनसीईआरटी का बुक है इसलिए आपको एचडी तो मिलेगा नहीं। चलिए और क्या आपने लिए उसको समझते देखिएगा। यहाँ पे अब राजा सेना रखने लगता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब राजा क्या कर रहा है भाई, सेना रख रहा है। ठीक है, हम लोग कब की बात कर रहे हैं, हम लोग ऋग्वेद में पहुंच चुके हैं ना, हम लोग ऋग्वेद में पहुंच चुके हैं। हम आपको बताए थे कि जब भारत में आर्य का आगमन हुआ तो पहले जो है वो राजा बनता तो राजा था, मुखिया तो वो भी था, कबीले का मुखिया वो भी था, लेकिन वो जो है सेना नहीं रखता था। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, वो जो है किले का जो प्रमुख था, अथी किले बोल रहे हैं हम, एक मिनट क्षमा चाहेंगे, कबीले का जो प्रमुख था वो किसी प्रकार का
जो है धन नहीं इकट्ठा करता था, किसी भी प्रकार का कर किसी से नहीं लेता था। ठीक है, अब किसी प्रकार का कर नहीं ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका शासन काल बढ़ रहा है, उसका वर्चस्व बढ़ रहा है, उसकी व्यवस्था बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो राजा है अब सेना रखेगा अपनी सुरक्षा के लिए, अब वो कर भी लगाएगा। ठीक है, तो ये सारे बात जब कर लगे, जब सिपाही रख होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वेतन देने के लिए जो है कर की व्यवस्था भी करना होगा ना। तो ये सारे बात आपको याद रखना है। आहा सिक्का जो है, ये आपको याद रखना है। आहा सिक्का क्या होता है, तो ये एक प्रकार का सिक्का होता है चांदी का, जिस पर आपका क्या होता है, तो चित्र, अलग अलग प्रकार के चित्र बने होते हैं, इसको हम आहा सिक्का कहते हैं। क्लियर है, आपसे पूछ देगा कि आहा सिक्का से आप क्या समझते हैं, तो साथियों आहा सिक्का हम उस सिक्के को कहते हैं जिस पर कला अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए होते हैं, गोधना टाइप के। ठीक है, उसको आहा सिक्का कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा थोड़ा सा। देखो ये जो है एक दीवार है, ठीक है, कहाँ की, तो कौशाम्बी किले की एक दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के पास मिली है, क्योंकि ईंट की दीवार का अवशेष मिला है, और यह इसके एक भाग का निर्माण जो है कब किया गया था, तो 2500 वर्ष पहले किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि कौशाम्बी किले की जो दीवार है यह किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट को ध्यान में रखकर, अब तक इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे क्लास नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम भी इधर उधर से देख कर ही आते हैं, हम भी देखते हैं कौन लोग किस प्रकार से समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये एनसीईआरटी का जो क्लास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुलाई वाले अभ्यर्थियों के लिए है। एनसीईआरटी आपका जो है परमानेंट बुक है, भारतीय एक संस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी सीटेट 25-26 में देने वाले हैं, या फिर शिक्षक भर्ती आप किसी देश, किसी क्षमा चाहेंगे किसी राज्य के देने वाले हैं, भारत में कहीं भी देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कर व्यवस्था की। हम आपको बताए ना कि अब जब राजा बन गया है तो सेना रख रहा है, तो सेना को भाई कुछ तो देगा, तब तो सेना उसके पास रहेगी ना, नहीं तो क्यों रहेगी। तो सेना को देने के लिए अब चाहिए राजा को कर। बात को समझिएगा कि एक देश का, एक राज्य का, एक समाज का विकास कैसे हो रहा है, ये हमें एनसीईआरटी समझाने का कोशिश कर रही है। ठीक है, शुरू में बना कबीला, छोटा सा कबीला, ठीक है, फिर बना बहुत सारा कबीला मिलकर जो है एक जन बन गया है। ठीक है, ये इसका राजा बन गया है। बात को समझिएगा, अब ये राजा जो है बहुत, फिर धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद जो है यह बहुत सारा जन जो है, बहुत सारा जन हो गया, बहुत सारा जन। अब इसको नियंत्रित करना इस राजा का बस का बात नहीं है। अब यह क्या कर दिया राजा, तो इसको जो है मिलाकर एक महाजनपद बना दिया। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद, फिर कुछ वर्ष के बाद इस जन को जो है बहुत सारा यह जन और बढ़ गया। अब इसको क्या कर दिया, फिर से राजा जो है इसको मिलाकर एक महाजनपद बना दिया। अब इन सब के नियंत्रण के लिए कहीं ना कहीं एक जो है सेनापति चाहिए, बहुत सारे अधिकारी चाहिए, बहुत सारे आपका अलग अलग जो है पद चाहिए, तो इन सभी का जो है संचालन करने के लिए उनको पैसा भी तो चाहिए ना। तो इसलिए कर की व्यवस्था अब हो रही है भारत में। चलो पढ़ते हैं इसको। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की आवश्यकता भी पड़ी, और महाजनपद के राजा लोग जो है इसके द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर क्या कर दिए, अब कर वसूलने की व्यवस्था को ला देते हैं। और प्यारे साथियों, अपना भारत में पहली बार कर लगाया जा रहा है, चीजों को समझिएगा। पहली बार कर की व्यवस्था भारत में हो रही है, इसको जरूर समझेंगे। देखिए कर क्या है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। क्यों, क्योंकि उस समय अधिकांश जो लोग हैं यह कृषक हुआ करते थे। ठीक है, हम आपको बताएं तो कि सबसे पहले जितने भी प्रारंभिक मनुष्य थे, वो धीरे धीरे विकास हुआ तो वो क्या किए, सबसे पहले उनका प्रथम जो कार्य था यही था ना, कृषि करना। ठीक है, तो इसलिए कृषि की संख्या जो है उस समय क्या, आज भी हमारे भारत में सभी के सभी सबसे ज्यादा कृषि ही किए जाते हैं, ये हम सबको पता है। और कृषि का उपज का 1/6वां भाग जो है, इसका हिस्सा जो है यह निर्धारण किया गया किसके लिए, तो राजा को देना होता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछ देगा
कि महाजनपद के जो शासक हैं वह कृषि का कितना भाग लिया करते थे, तो प्यारे साथी 1/6 भाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे। ठीक है, उस पर किस प्रकार का कर था, ध्यान दीजिएगा। श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर या फिर हम कह रहे लोहार, सोनार, बढ़ई, ये सभी जो थे, ये सभी राजा के लिए एक क्या करेंगे, तो महीने में एक दिन फ्री में काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पशुपालक। पशुपालक को जानवर या उसके उत्पादन के लिए कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने के लिए कर देना होता था। और आखेटक तथा खाद्य संग्रह को जंगल से प्राप्त वस्तुओं के लिए कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये था आपका टैक्स। भारत में टैक्स लागू हो गया है। ठीक है, चलो और बढ़ेंगे आगे। अब हम बढ़े कृषि पर। क्लास थोड़ा अगर बड़ा हो जाए तो प्लीज आप लोग देखिएगा। आज का क्लास महत्वपूर्ण है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कल का क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में और आपका महावीर जैन के बारे में। ठीक है, तो कल का क्लास भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कृषि में परिवर्तन की बात करें तो देखिए, हल के फाल, फाल का मतलब क्या होता है, देखिए इस प्रकार से होता है ना हल, इस प्रकार से जो हल होता है, यहाँ पे जो मुट्ठे होते हैं ना, इसको हम फाल कहते हैं। और इससे ही क्या होता है, तो मिट्टी को उखाड़ा जाता है, इसको हम फाल कहते हैं। ठीक है, यह जो फाल है यह अब लोहे के बनने लगे। पहले ये लोहे के नहीं थे, पहले किस चीज के थे, तो लकड़ी के होते थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब लोहे के बनने लगे, क्योंकि अब लोहे का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहार मजदूर लोग करते थे। ये भी आपको याद रखना है कृषि। चलो आगे बढ़ा जाए। महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ज्यादा फालतू का चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आता है मगध। मगध क्या है साथियों, सबको पता है मगध, क्योंकि महाजनपद काल पढ़े और मगध ना पढ़े तो ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए, तो मगध में थोड़ा सा चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे यातायात की व्यवस्था, जल वितरण की व्यवस्था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये सारे बात आपको याद रखना है। मगध शक्तिशाली होने का कारण अगर कोई था, तो सबसे ज्यादा कारण आपका गंगा और सोन नदी होना था। और साथ ही साथ कुछ क्षेत्र जो थे मगध के, ये जंगलों से भरे पड़े थे, जिस कारण साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में अगर मैं बात कर लूँ, तो भारत का नहीं, लगभग लगभग पूरे विश्व की बात की जा रही है कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं मगध सबसे शक्तिशाली देश के रूप में था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या है महत्वपूर्ण इसको समझते हैं। देखिए, हम कहानी के माध्यम से आपको समझाते चल रहे हैं, ज्यादा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप लोग बोर हो जाएगा। ठीक है, मगध में दो बहुत अधिक क्या थे, तो शक्तिशाली शासक थे, एक आपका बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। यह शासक जो है आपका याद रखेगा कौन से वंश से आते थे, तो आपका हर्यक वंश। कौन से वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ये बिंबिसार था, और इसका पुत्र जो है अजातशत्रु थे। ठीक है, उसके बाद आपका महापद्मनंद, जो कि महापद्मनंद जो है यह आपका नंद वंश की स्थापना करते हैं। किस वंश की, नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा किया गया था, जो कि महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, बिहार में राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। उसके बाद पाटलिपुत्र, जो कि बाद आज की वर्तमान पटना को राजधानी बनाया गया। ठीक है, ये सारे बात आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो क्या है, लगभग लगभग 2300 साल पहले की बात हम करें तो यहाँ याद रखिएगा, मिसडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने के कारण मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्य को जीता। और भारतीय उपमहाद्वीप में जब व्यास नदी पार कर रहा था, तब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, परंतु उसके सिपाही जो है इनकार कर देते हैं। क्यों करते हैं इनकार, तो वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भारत के जो उस समय शासक थे, वो कौन था, हम आपको बताए ना, मगध। कौन था, तो मगध जो है उस समय सबसे शक्तिशाली भारत का एक साम्राज्य था। और यह अगर मैं बात कर लूँ तो इस समय महापद्मनंद का जो पुत्र है वो कौन था, तो आपका धनानंद यहाँ पे मगध का शासक हुआ करता था। जो कि धनानंद उस समय में एक शक्तिशाली शासक था, एक क्रूर शासक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इस समय जो मगध का सेना है वो गज
सेना के लिए कहीं न कहीं विश्व प्रसिद्ध थे, जिस कारण से उस जो सिकंदर को विजय विश्व विजेता बनने का जो सपना था, वह पूरा नहीं हो सका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथी की बड़ी सेना थी, जो कि अभी आपको हम बताएँ ना, बहुत सबसे ज़्यादा गज सेना के लिए जो है जानी जाती थी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण है, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं। चलो अब बज्जी संघ की बात करेंगे। देखो, मगध एक शक्तिशाली राज्य बना था, उसके नजदीक में ही एक क्या था, तो बज्जी राज्य था। बज्जी क्या था, राज्य था, जिसकी राजधानी आपका वर्तमान वैशाली में पड़ता है। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे हम गण या फिर संघ कहते हैं। और प्यारे साथी, महाजनपद में एकमात्र यह बज्जी संघ ही ऐसा क्या था, संघ था, जो कि यह क्या करता था, तो उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, यह लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करता है। ठीक है, इसको समझेंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्लास थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चीजों को हम लोग को समझना है। देखो, गण का मतलब होता है क्या, गण का मतलब होता है, गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ का मतलब होता है क्या, तो संघ जो है संगठन या फिर सभा को कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। आपको मतलब पूछा जाए गण का अर्थ या फिर संघ का, तो आप उम्मीद है कि बताइएगा। चलिए, गण या फिर संघ में कई शासक होते थे। ठीक है, ये शासक जो है, ध्यान दीजिएगा, ये शासक जो है मिलकर एक संघ या फिर गण बनाते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्ची में कुल कितने गण थे, तो ये भी आपको याद रखना है, 8 गण थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चीजों को समझना है। देखिए, आज के समय में आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन की सरकार है। ठीक है, गठबंधन की सरकार होती है, महागठबंधन की सरकार होती है, इस तरह से होती है ना। आज के राजनीति को समझना है। तो जस्ट लाइक उस समय की हम 25 संघ की अगर बात कर लें, तो ऐसा ही था। 8 अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों की जो शासक है, इन सभी के सम्मिलित रूप से मिल जाने से क्या बना था, तो 25 संघ बना था। याद रखिएगा, यह सभी जो है मिलकर एक शासन व्यवस्था को अपनाते थे। और इसमें सभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे, साथ में बैठकर बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे, मतलब हर चीज अपने राज्य के लिए, अपने जो है संघ के लिए बेहतर जो है सब लोग बैठकर निपटाते थे। ठीक है, स्त्री, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखना है। बच्ची संघ की अगर मैं विलुप्त की अगर बात की जाए, तो इसमें कुछ कहानी आता है जो कि आपको समझना चाहिए। इसमें भविष्यवाणी किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, देखिएगा, महात्मा बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या फिर संघ से संबंधित थे, जो कि सभी को पता है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत क्या है, तो सजीव वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, क्लास शायद मुझे लग रहा है काफी बड़ा हो चुका है। क्या किया जाए, तो अब आधा से तो खत्म किया नहीं जा सकता है। देखेंगे, वज्र संघ का यह वर्ण दिग निकाय में लिया गया है। ठीक है, वज्र संघ जो है, यह वर्ण जो है, वर्णन दिग निकाय से लिया गया है। क्योंकि दीर्घ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। आपसे पूछ दे कि दीर्घ निकाय क्या है, तो एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्या दिए गए हैं। और इनसे करीब 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 जो है 23 साल पहले लिखा गया था, 2300 साल पहले लिखा गया था। माफी चाहेंगे। अब बढ़ते हैं अजात शत्रु के बारे में। देखिए, अजात शत्रु ही एक ऐसा शासक है जो कि वज्र संघ में फूट डालता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध के कुछ उपदेशों के बारे में, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखें, देखिएगा, अजातशत्रु वज्जी संघ, अजातशत्रु जो है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन अपने मंत्री, जो कि मंत्री का नाम क्या है, तो वत्स्यकार है। याद रखिएगा, अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्स्यकार है। वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा जाता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, सुनिएगा। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, यह प्रश्न पूछते हैं किससे, तो वत्स्यकार से। वत्स्यकार जवाब देता है, उन्हें पता चलता है कि ऐसा होता है। उन्हें कहा गया कि वज्जीवासी जो हैं तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे यह कुछ मूलभूत बातों को मानेंगे, जैसे वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे, आसपास में वो जो है मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियम का पालन करेंगे, बड़ा का सम्मान समर्थन और उसकी बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर आप पता है कुछ भविष्यवाणी के बारे में। देखो, इसमें कुछ भविष्यवाणी की गई थी, यही भविष्यवाणी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो हैं, यह वज्जी संघ के बारे में कहते हैं कि वज्जी संघ जब
तब तक एक है जब वो आठों के आठों प्राण जो हैं एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जिस दिन ये ट्रस्ट टूट गया, बज्जी संघ का विखंडन हो जाएगा। और 100% साथियों ये सत्य होता है। 100% क्या होता है, अजात शत्रु जो है बज्जी संघ का विखंडन करने में यही नीति को अपनाता है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे समझते हैं। ठीक है, चलो आगे कुछ खास नहीं है, खत्म हो गया है आपका चैप्टर। तो ये था आपका। ठीक है, ये था। देखो यहाँ पे कुछ खास है जो कि आपको बता ही देते हैं। इतना हुआ था, बच्ची में जो है महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों को चैत्य का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतलम्बी संतों का सम्मान करेंगे और इसके आने जाने के लिए रोक नहीं लगाएंगे। यह कुछ बज्जी के बारे में बातें की गई थी। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा ने इन संघों को जीतना चाहा, लेकिन इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 150 साल पहले क्या हुआ था, चला रहा था। उसके बाद गुप्त शासक ने क्या किया, तो गण और संघ का विजय प्राप्त किया तथा उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपका जो है इस सेशन को हम करते हैं समाप्त। हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी डिटेल में। कल का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कल का क्लास जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो जरूर जुड़िएगा। कुछ प्रमुख जो है शब्दावली है जो कि आप लोग देख लें। राजा के बारे में हम लोग समझे हैं, मेघ यज्ञ समझे, वर्ण व्यवस्था को समझे, जनपद समझे, महाजनपद समझे, किलेबंदी समझे, सेना, कर, सब कुछ तो आपको समझा दिए ना। पौधरोपण या फिर गण अथवा संघ के प्रजातंत्र के बारे में हम समझे ना, सब कुछ तो समझा दिए आपको। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि हम छोड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यह पीडीएफ ले लीजिएगा और इसके नीचे में जितना भी क्वेश्चन आंसर है सबको कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपका सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए साथियों यहीं तक। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है, क्लास थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आगे तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके साथी। और हम चाहते हैं कि सभी शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी बनने वाले हैं शिक्षक, मेरा भी उसमें छोटा सा योगदान हो, उनके पास बेहतर कंटेंट, बेहतर नॉलेज पहुंच सके, ताकि वो बेहतर शिक्षक बनकर अपने राज्य, अपने समाज का भी बेहतर विकास कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।